बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने किया एरो इंडिया शो का उद्घाटन। वायुसेना की ताकत और स्वदेशी लड़ाकू विमानों के शानदार प्रदर्शन पर जताया गर्व। कहा, फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है अमृत काल का भारत। बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित। लोकसभा में चल रहा है सामान्य कामकाज। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने झोंकी ताकत। अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। 16 फरवरी को होगा मतदान। G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक लखनऊ में जारी। वहीं इंदौर में कृषि से जुड़े अहम विषयों पर हो रही है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 और नए न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को शपथ। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या हुई पूरी। और धर्मशाला की बजाय इंदौर में होगा 1 से 5 मार्च तक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच। हिमाचल में खराब मौसम के कारण बीसीसीआई ने लिया फैसला। नमस्कार, टीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ किया। यलहंका के वायुसेना केंद्र में आयोजित ये भव्य एरो इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। नए भारत के सामर्थ्य, नए भारत की नई ऊंचाई और नए भारत पर दुनिया के बढ़े हुए विश्वास की ये आसमान में गूंजती गवाही है। बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना केंद्र में शुरू हुआ 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत की क्षमता को पूरी शान से प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ किया। एशिया के इस सबसे बड़े एरो शो में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। लगभग 100 देशों की भागीदारी ने एरो इंडिया 2023 को इस क्रम का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बना दिया है। पीएम मोदी ने इस यादगार अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को केवल एक रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझेदार के तौर पर देख रही है। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश रक्षा आयात पर निर्भर करता था, आज वो दुनिया को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत का रक्षा निर्माण क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने निजी क्षेत्र को निवेश का न्योता दिया। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5
बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में रक्षा निर्माण क्षेत्र में मोदी सरकार में हुए विकास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 में लगे इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने वहां प्रदर्शित उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। ये पवेलियन फिक्स विंग प्लेटफॉर्म थीम पर आधारित है। इसमें 115 कंपनियां 227 उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक पवेलियन का भी अवलोकन किया। ये पवेलियन राज्य के मजबूत रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है। बेंगलुरु से आयशा खानम, सुधीर यादव और नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात की थी। इस दौरान भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद मौजूद रहे। पीएम से मुलाकात के बाद वेंकटेश प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री ने भारत में खेल के बुनियादी ढांचे, ओलंपिक खेल और खेल संस्कृति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। First of all, it is an honor and a privilege to meet the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. I think, he's an inspiration, I would say, inspiration to every Indian, मेरे ख्याल से. It doesn't matter how old are you, it doesn't matter at all. I think he's an inspiration, very, very humble, and it was great meeting, and he did share his vision for a greater India. Greater Bharat. We had a wonderful chat, the wonderful conversation, wonderful discussion that we had, and for me, it was a dream come true, I would say, to have met the Honorable Prime Minister. I think it was just wonderful, and I wish him the very best for the kind of work that he's doing for the country, and wish every single Indian to follow what he is, what he is doing. For a greater India. जवागल श्रीनाथ ने कहा कि पीएम के साथ चर्चा में पाठ्यक्रम में शिक्षा को विषय के रूप में शामिल करने की बात उठी, जिसे पीएम ने बेहद सकारात्मक ढंग से लिया। It was an excellent meeting. We discussed quite a few topics. I think one of the topics was about, obviously, it is sports. It was nice to hear from the Prime Minister that it is important to have sport as a syllabus from the school itself. So it will be a subject, and everybody should pursue sports. These kind of words are inspiring, and infrastructure in all the places, and then people will the kids will definitely pick up sports, and we are already seeing growth in sports in India. So I think he has a great vision towards the Indian sports, and also has the depth of knowledge of what needs to be done to take it to the next level as well. दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों से प्रेम को सराहा। उन्होंने कहा, पीएम हमेशा से वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देते आए हैं। It was wonderful. It's a great honor to meet the Honorable Prime Minister. I had met him 5 years ago in Chhattisgarh in one of the events, and post that, this was the personal interaction that I've had. It was wonderful.
So he said, we've got cheetahs, now you should come and take pictures, photographs of the cheetah. So when I was part of the wildlife board here in Karnataka, I had gone to request the then chief minister, he was the chief minister of Gujarat at that time, and I told him that the lions that he gave us to Mysore Zoo, one of the lions is still doing well, and the pair littered, and we have a few lions now in the zoo thanks to him, and it was wonderful to interact. कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री श्रद्धा जैन ने भी पीएम से मुलाकात की थी। वे पीएम से मुलाकात के बाद अभिभूत नजर आई। Meeting the Prime Minister of our country, how do you quickly put it in words? I'm still in a daze. He met me and we shook hands as I entered the room, and he said, Ayyo. Ayyo is a prefix to my social media handle. It's called Ayyo Shraddha, and the fact that he remembered it and he remembered my face and Ayyo, and he said Ayyo. In fact, if the photographers have clicked that picture, it's a picture of he going Ayyo and me going because I did not expect him to say that. It was a very, very wonderful, warm chat. He told us how proud he was about the way South Indian film industry has showcased the beauty of our country, the richness of our country. कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि पीएम ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के कंटेंट को बेहद सराहा। It's like a dream come true. मैं उनको, प्रधानमंत्री जी को मैं एक महान नायक मानता हूं और उनको मिलके बहुत खुशी हुआ है। साथ साथ हमारे जो कन्नड़ा इंडस्ट्री और इंडियन इंडस्ट्री का आज क्या चल रहा है, तो और कन्नड़ा इंडस्ट्री में हमको इधर क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में भी पूछा है उन्होंने, और उन्होंने भी जो आगे का दिन में क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताया है। बहुत बात की है, बहुत सुना है उन्होंने, और कांतारा के बारे में जो क्या हुआ है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या गया फिल्म, हमारा जो रूट का कहानी, हमारा जो एक फोकलोर, जो हमारा एक रिचुअल्स, हमारा बिलीफ, एक भारतीय संस्कृति, ये सब मिलके एक फिल्म किया है, तो उनको भी बधाई दिया है। तो वो बहुत खुश हुआ। बहुत बार कांतारा उनके मुंह में आया, तो वो सुन के बहुत खुशी हुआ मुझे। केजीएफ फिल्म स्टार यश ने कहा, पीएम ने बेहद गंभीरता से हमारी बातों को सुना। बहुत खुशी हुआ। जिस तरीके से उन्होंने ध्यान से सब सुना, एंड उनके दिमाग में क्या है, ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज थिंग अबाउट आवर इंडस्ट्री, व्हाट विजन ही हैज, एंड ही आल्सो लिसन टू अस वेरी केयरफुली, लाइक व्हाट इज आवर expectations, or what are we looking at, what are we expecting from the government, or what can we do as an industry for the country. So we got that opportunity and we could discuss with him, and he also expressing whatever you need, you can come and you can get that. And I was impressed with the kind of knowledge he has about the minute details of the industry and possibilities of what we can do, and he called it a soft power, and he has a big vision for the industry, and he was appreciating our work, and it was a wonderful experience, and as always our Prime Minister was very inspiring. कन्नड़ सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता विजय किरगंडूर ने कहा कि पीएम मोदी के साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा पर बेहद रचनात्मक मुलाकात हुई। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 to 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಸೂಪರ್। ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕೆಲವು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೊಂದು ವೈಬ್ ಆಗ್ತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಂತು। ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के आपत्तिजनक अंश निकाले जाने के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया। राज्यसभा सभापति को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी संयम बरतने के लिए कहना पड़ा। सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा, विपक्ष के नेता के रूप में बहुत सारे शब्दों में संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने खड़गे से कहा, उनके कुछ शब्दों को विलोपित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आप सदन के पटल पर बने रहने का अपने अधिकार का हनन कर रहे हो। हर बार आप कह रहे हो कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं सदन के वेल में प्रवेश करने वाले सांसद राघव छड्डा, संजय सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य को आसन ने चेतावनी भी दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। विपक्षी सदन न चलने देने का फैसला करके ही सदन में आते हैं। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब सदस्य बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें लेकिन उन्हें मौका न मिले। ये सदस्यों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद चलने नहीं दिया। एक प्रकार से चेयर की अपमान करी गई। बैठे बैठे भी टिप्पणियां दी गई वरिष्ठ नेताओं द्वारा। विपक्ष के मंशा है कि जो सदन चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब 0 आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें और उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक प्रकार से मेंबर्स के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है। आदिवासी उत्पादों को प्रदर्शित करने और कारीगरों को मुख्यधारा से जुड़ने में मदद करने का एक अवसर प्रदान करता है राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प एक्सपो यानी आदि महोत्सव। जी हां, आगामी 16 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी दी कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इस आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आदि महोत्सव के प्रथम दिन में यानी आदि महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर आदि महोत्सव के माध्यम से लगाए जाने वाले आदिवासियों के, जनजाति समुदायों के उत्पादनों के अवलोकन करेंगे। वैसे सारे जो शिल्पकार है, जनजातीय शिल्पकार है, जो आर्टिजन्स है, उनसे मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने समानता और खासतौर पर महिलाओं को आगे लाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समिट से पूरे प्रदेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में भाग लिया। ये समिट देश और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश दे रहा है। इससे निवेशों और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगी कि आप सब शिक्षा को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ें। हमारे विश्वविद्यालय को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करें जहां जन कल्याण के लिए नई नई अनुसंधान किया जाए। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हब बने।
स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बने। मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि हमारे शिक्षण संस्थान देश और प्रदेश में नई क्रांति और सामाजिक संपन्नता और समता के संदेश वाहक भी बने। उन्होंने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को आज यहां से उपाधियां मिली हैं वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पूरी तरह से सकारात्मक योगदान दें। उन्होंने आह्वान किया कि टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट के अलावा अच्छे प्रोफेसर और अध्यापक भी होने चाहिए जो समय समय पर समाज को अपना योगदान दे सकें। आज इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आज से ही प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को कभी भी अपने मन मस्तिष्क से दूर ना होने दें। आप में से कोई विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे, कुछ सरकारी सेवाओं में के जरिए अपने जीवन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी से सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ बच्चे अच्छे टीचर व प्रोफेसर भी बने। एजुकेशन और टीचिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तम शिक्षकों का होना बहुत ही जरूरी है। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज से 15 फरवरी तक देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हो रही है। 3 दिन की बैठक में G20 देशों से आ रहे प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे विश्व के लिए खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को पाया जा सकता है। आज हम सबके लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है पूरे विश्व के लिए कि खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कृषियोग्य भूमि का समुचित उपयोग भी करें और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के सम्मिलित प्रयास भी करें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे खेती का काम कर रही महिलाएं हो, युवा हो, वो नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसमें सफल हो सकते हैं। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी वीक पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि आज भारत क्लीन एनर्जी के विषय पर जो योजना बना रहा है उससे संपूर्ण विश्व के साथ साथ फिजी के लिए भी बेहतर होगा। बेंगलुरु में जो इंडिया एनर्जी वीक था उसमें मैंने भाग लिया और उस मीटिंग से मैं बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि उसमें जो प्रदर्शन था कि भारत ऊर्जा के मामले में, क्लीन एनर्जी के मामले में क्या क्या योजना बना रही है, क्या कर रही है, ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए और खास करके फिजी के लिए और जो पैसिफिक आइलैंड के देश है उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान चंद्र प्रसाद ने फिजी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पर भी अपनी खुशी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि इससे हिंदी का प्रचार प्रसार वृहद स्तर पर होगा। ये जो वर्ल्ड हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन जो फिजी में होने जा रहा है वो एक ऐतिहासिक विषय है, खास करके हमारे लिए, फिजी के लिए, पैसिफिक के लिए, क्योंकि पहली बार वो हो रही है। और दूसरा जो उद्देश्य हम देख रहे हैं उस सम्मेलन का, उससे फायदा ये होगा कि हिंदी का जो प्रचार और प्रसार है, हिंदी की जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वो शायद पिछले दिनों में कुछ कम हुआ था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें आशा है कि उसको हम और ऊपर दर्जे पे ले जाएंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।